जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी, एकदम बेहतर, एकदम शानदार वाली चली हुई है। आशा है बड़ी मेहनत आप सभी अपनी तैयारी को लेकर कर रहे हैं, बिल्कुल सहजता के साथ और सजग अंदाज में आप सभी AWO TPO की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब तक आपको मेरी बातों से ये एहसास हो ही गया होगा कि AWO TPO का लेवल कांस्टेबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके विषय को अब तक आपने पढ़कर देख लिया होगा। क्योंकि देखो, ये जो चैप्टर है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो आपका कल ख़त्म हुआ है, जिसमें हमने स्केलर वेक्टर भी डिस्कस किया था। अगर आप कभी मेरे जब हम कांस्टेबल स्तर की क्लासेस के लिए पढ़ते हैं तो कभी आपने देखा हो, ये चैप्टर हार्ड टू हार्ड 2 दिन लेता है बस। लेकिन यहाँ पर इसी चैप्टर से निकलने में हमें 5 से 6 दिन लग गए हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में अपने आप में एक गहराई है। तो ये बात आपको समझ लेनी पड़ेगी कि इस गहराई के साथ ही हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। चलिए, खैर, आप सभी वैसे तो बहुत मेहनती हैं और मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। तो चाहे जो गहराई आए, चाहे जो, खैर, मुश्किलें तो कुछ नहीं आएंगी, थोड़ी सी बस हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप सभी उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी के हालचाल? देवेंद्र भाई गुड इवनिंग, राकेश भाई प्रणाम, और हुलसा राम भाई जय हिंद, सौरभ भाई राम राम। चलिए, कृष्णकांत शर्मा भाई, कल वाला वेक्टर प्रोडक्ट को देख लो, बताइए क्या देखना है उसमें। डायमेंशन करा दो। डायमेंशन गौरव भाई एक बार फिर ध्यान से सोचो और पिछले नोट्स पलट कर देखो कि मैंने क्या वादा किया था आपसे कि डायमेंशन हम कम करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पीछे की जो चीज़ें बता दी हैं, जैसे बता दी हैं, उसको वैसे याद रखने की कोशिश करो। चलिए, एक शब्द नहीं छुड़वाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, बशर्ते आपको चीज़ें उस तरीके से याद हों जैसी मैंने कही हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम मोशन, चैप्टर है आपका मोशन, और मोशन के अंदर का टॉपिक है वन डायमेंशनल मोशन। मतलब ये मान लीजिए, ये भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन को समझने से पहले आप समझिए मोशन क्या होता है। ललित भाई राम राम। मोशन क्या होता है? देखिए, मोशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे। मोशन मतलब गति। मोशन मतलब गति। देखिए, भौतिक विज्ञान आपके विराम अवस्था को कैसे बताता है। गति समझने से पहले समझो विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट का मतलब क्या है? जैसे देखो, अभी मान के चलिए समय हुआ है 8:07:10। मेरी स्थिति अभी ये है, और 8:07:20 हो गए, मेरी स्थिति अभी भी ये है। तो विज्ञान कहता है कि भाई, समय के साथ तुम्हारी स्थिति नहीं बदली, मतलब तुम अपनी जगह से नहीं हिले डुले। तो विज्ञान इस चीज को विराम कहता है। मतलब हम तो सिंपल कह देते हैं कि भाई, जो चीज रुक रही है वो विराम में है। लेकिन विज्ञान स्थिति और समय से परिभाषा बताता है। विज्ञान कहता है कि देखो भाई, समय के साथ ना स्थिति नहीं बदल रही, इसलिए वस्तु कैसी है, विराम में है, रेस्ट में है। लेकिन अभी मान लीजिए 8:07:50 हो रहे हैं, और मैं यहां आ जाऊं 8:07:55 तक, तो 5 सेकंड में मेरी स्थिति बदली है। विज्ञान इसी चीज को मोशन कहता है, गति कहता है। जो चीज मैं ना लिखवाऊं, समझ लेना, उससे सवाल नहीं आएगा, सिर्फ वो समझने के लिए जरूरी है। तो ये चीज हो गई गति। अब यहां आ जाइए और देखिए, गति करने के कितने सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए एक वस्तु, जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन कैसे चलती है, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं कि वो कोई मुड़ रही है या कुछ हो रही है। ज्यादातर ट्रेन सीधी चलती है। तो ये ट्रेन इस तरीके से चल रही है। अब मुझे बताओ कि ये ट्रेन कितनी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप कहोगे भैया, ये ऐसे भी चल सकती है और ये ऐसे भी चल सकती है। अगर आप इसे 2 दिशाएं कह रहे हैं, तो कल की क्लास को आप भूल गए, जब मैंने कहा था कि विज्ञान इसको पूरा एक दिशा कहता है। चाहे आप आगे चलो, चाहे आप पीछे चलो, है ये एक ही दिशा। देखो, अगर आप आगे चलोगे तो +x, और पीछे चलोगे तो -x। प्लस और माइनस अलग अलग नहीं है वो x ही दिशा। प्लस और माइनस दिशा नहीं है, दिशा x है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका एक विमीय गति, 1D मोशन। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे गोलम गोल घूम रही है। गोलम गोल कैसे घूम सकती है भाई? मान के चलो, तुमने एक पत्थर बांध लिया एक रस्सी पे, और तुम उसको खड़ाखड़ घुमाए जा रहे हो। अब मान लो ये एक रस्सी है, और भाई साहब ये एक पत्थर है, और पत्थर किसी समय पर यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। मैंने तुमसे पूछा कि पत्थर ने कितनी दिशाओं में गति की। अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि भाई साहब, पत्थर ने एक दिशा में गति करी है,
या चलो थोड़ा सा इसको और ऐसे बनाते हैं जो आपको समझ में आए। एक सेकंड रुको, इसको और थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कि मान लो पत्थर यहाँ आ गया, आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा ऐसे। तो अगर तुम मुझसे ये कहोगे भैया ये पत्थर ने एक ही दिशा में तो गति करी है, ऐसे करिए, अरे भाई विज्ञान में ये कोई दिशा नहीं है। दिशा कौन सी है, या तो ये है या तो ये है। तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि देख भैया ऐसा है, पत्थर पहले ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है। या कोई ऐसे कह सकता है कि पत्थर पहले ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है। तो ये कितनी दिशाओं में गति है, ये 2 दिशाओं में गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर एक गति ऐसी है, मान लीजिए वो किसी कमरे में गति है। कमरे में गति का मतलब क्या है, ये हमारा एक कमरा है और इसमें जो गति है वो इस तरीके से है। ये किस तरह की गति है, मान लो कोई वस्तु x में भी चलती है, y में भी चलती है, z में भी चलती है। मतलब वो यहां से मान लो यहां तक आ गई, यहां से और यहां तक आ गई। ये x में भी चली, y में भी चली और अंदर की तरफ z में भी चली ऐसे। तो ये कौन सी गति है, ये त्रिविमीय गति है, 3 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन जो है, त्रिविमीय गति जो है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल एक विमीय गति 1 डायमेंशनल मोशन और द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन है, जिनमें से अभी हम पहले इसको शुरू करेंगे। यहां से पेपर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपके समझने के लिए है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन 1D क्या होता है, मोशन 2D क्या होता है। एक बार फटाफट थम्स अप करो जी, मैं इतना समझ गया, अब आगे चल सकते हैं। क्या डाउट है सुमित शुक्ला? स्केलर एंड वेक्टर बस इतना ही है। मोशन हमें 12th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया था। सुमित बाबू, जितना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्केलर वेक्टर जरूरी है वो सफिशिएंट है। प्रियांशु, सर लेवल बढ़ाओ थोड़ा, मेरे से तो पीवाईक्यू नहीं हो रहे जो आपने चैप्टर पढ़ाया है इनके। प्रियांशु बाबू, इसके अलावा और कौन सा पीवाईक्यू आया है? 3 पीवाईक्यू पूछे गए हैं, वो मैंने करवा दिए हैं। पहला पीवाईक्यू पूछा गया है आपका इसके उससे यूनिट्स वाले चैप्टर से। पीवाईक्यू तो मैं खुद ही कराता हुआ चला रहा हूँ आपको। एक तो हमने मात्रक वाले से किया था, लो मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने आपको बताया है बार बार। एक सिग्निफिकेंट फिगर का है, प्रीवियस ईयर था कि बताओ 3.700 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक क्वेश्चन आपका ये था R बराबर V बटे आई पे था ना, V बराबर प्लस माइनस कुछ वोल्ट दे रखा था, I बराबर कुछ प्लस माइनस इतने वोल्ट दे रखा था। और एक क्वेश्चन उससे था, मात्रक से था प्रीवियस ईयर, वो तो मैंने सारे के सारे क्लास में ही करवाए। प्रीवियस ईयर तो मैं आपको हर टॉपिक के बाद में, हर चैप्टर के बाद में क्लास से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें पेपर के लिए रिलेवेंट नहीं है उन पर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, सीधा हम काम की बातों पे आएंगे। तो हम शुरू करते हैं 1D मोशन, एक विमीय गति। तो एक विमीय गति क्या कहती है, या इसी को हम सरल रेखा में गति कहते हैं। और एक विमीय गति का मतलब है कि वस्तु की स्थिति समय अक्ष का फलन होती है, यानी कि वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की जो पोजीशन है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है। फलन का मतलब क्या होता है कि स्थिति जो है समय पर निर्भर करती है। भाई अगर कोई गति में है वस्तु तो उसकी स्थिति कितने समय बाद कितनी होगी, यही तो आप पढ़ोगे। यानी कि स्थिति और समय जो हैं ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, इस बात का ये मतलब है। तो ये भी आसान सी चीज है। अब देखो चलते हैं कि इस चैप्टर में राशि क्या पढ़नी है। अब आप ये मान लो कि राशियों का शुभारंभ हो गया है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हर एक चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है, राशियां ही तो पढ़नी है, क्वांटिटीज पढ़नी है। तो इस चैप्टर की पहली राशि का शुभारंभ हो चुका है, इस चैप्टर की पहली क्वांटिटी का शुभारंभ हो गया है। और देखिए क्या है शुभारंभ, वो ये है, सबसे पहले आपको पढ़नी है एक राशि लंबाई यानी कि लेंथ। देखिए लंबाई यानी कि लेंथ सॉरी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप मुझे बताना जो चीजें मैं पूछता हुआ चलूं। स्कूल के वो दिन याद करो जब आप 12वीं कक्षा में थे और मास्टर जी आपको क्लासरूम से ऑफिस भेजा करते थे चौक लेने के लिए। ये क्लासरूम है, ये ऑफिस है। तो उस समय हमें थोड़ा सा एक रिलैक्स मिल जाता था। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी थे क्लास में जो बिल्कुल सीधे साधे थे। जैसे मान लीजिए सर ने भेजा दीक्षांत भाई को कि दीक्षांत जाइयो जरा भाई चौक लेके आ। तो दीक्षांत सीधा साधा बच्चा है, ये क्लास से गया और ऑफिस से चौक लेके और सीधा सीधा आ गया। मतलब चलो जाने का रास्ता देख लेते हैं, इसने बिल्कुल सीधा रास्ता चुना। वहीं गुरुजी ने फिर अगले दिन दीक्षांत नहीं आया तो ललित को भेज दिया कि ललित जाइए भैया
अब ललित हमारा थोड़ा सा मन चला है, तो ललित को तो मौका मिल गया भाई, घूम घाम के जाऊंगा अब तो ललित क्लासों में, बाकी क्लासों में नज़र मारता हुआ जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। अब अगले दिन भी दीक्षांत नहीं आया, गुरुजी ने कहा यार ललित तो भाई थोड़ा सा समय लगाता है, तो उन्होंने मान लो कि भेज दिया, अच्छा ये सागर भाई को भेज दिया कि सागर भाई जाइयो जरा चौक लेके आइयो। अब सागर तो भैया उससे भी और बड़ा कलाकार आदमी है। कैसे? सागर भाई तो और ज़्यादा समय लगा लगा के जाता है ऐसे ऐसे करके। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए ए और बी के बीच की कम से कम लंबाई किसने तय की? ए और बी के बीच की मिनिमम लेंथ किसने तय की? तो शायद आपका उत्तर होगा, चलिए मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2 और 3। तो आपका उत्तर होगा कि भैया ए और बी के बीच की सबसे कम लंबाई तय की नंबर 2 ने, नंबर 2 ने। तो सबसे कम लंबाई जो होती है उसको बोलते हैं विस्थापन। सबसे दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी लंबाई जो होगी उसको बोलते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया है, यहां से कुछ मत नोट करना। मैंने विस्थापन की भी परिभाषा लिख रखी है और मैंने दूरी की भी परिभाषा लिख रखी है। बाकी जितने तरीके हैं ए से बी तक जाने के, विस्थापन को छोड़ के, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के, वो सब दूरियां कहलाती हैं। ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं भाई? ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं यार, 3 तो मैंने ही बना दिए और तुम यहाँ कितने तरीके बना लो, ऐसे ऐसे। ये सब क्या हैं? ए से बी तक जाने के जितने भी रास्ते होंगे और भी तुम बना लो, ये सब दूरियां कहलाएंगी। इस सबसे छोटे रास्ते के अलावा सब दूरियां कहलाएंगी। ठीक है, और देखो ये केवल एक संभव है, ए और बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता केवल एक संभव है, बाकी सब इससे बड़े ही बड़े होंगे। तो जरा एक बार थम्स अप करो। ठीक है, ये तो है विस्थापन, और बाकी सारी लंबाइयों को हम दूरी कहते हैं। बाकी सब क्या कहलाएंगी? दूरियां कहलाएंगी, यानी कि डिस्टेंस कहलाएंगी। करो फटाफट से थम्स अप कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल आता है कि बताइए मात्रक क्या होगा? अरे भाई यहां से यहां तक के कितना गया, मीटर में ही मापोगे? तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। यहां से कुछ भी मत नोट करना, ठीक है? वो सब मैंने थ्योरी में अच्छे से लिख दिया है, तो मैं अभी पढ़वा दूंगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थोड़ी थ्योरी समय बचाने के लिए पहले से ही लिख ली है। अगला सवाल आता है कि बताओ कौन सदिश है कौन अदिश है? तो सिर्फ इतनी सी बात है कि सदिश वो हैं जो दिशा का ख्याल रखते हैं। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि बताओ विस्थापन और दूरी में से किसने दिशा का ख्याल रखा, तो आपका उत्तर होगा कि यार भैया इसने तो दिशा का ख्याल रखा है क्योंकि प्रॉपर सीधा चला है। क्या इनमें से किसी ने दिशा का ख्याल रखा है? नहीं, सब रंगबाज हैं। कभी कोई नीचे जा रहा है, कभी कोई आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो दूरी वालों ने दिशा का ख्याल नहीं रखा, मतलब दूरी में दिशा की जरूरत ही नहीं है। तो दूरी एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और थोड़ा फील करो, देखिए सदिश और अदिश को कहने का अर्थ क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप ये कहो, जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई चल रहा है घूमने, तुम कहोगे हाँ चल, ड्राइविंग पे चलेंगे। तो वो पूछ रहा है कितने कितने लंबे चलेंगे? एक तो तुम्हारा उत्तर है कि यार 10 किलोमीटर चलेंगे, एक तुम्हारे दोस्त का उत्तर है भैया 10 किलोमीटर चलेंगे साउथ डायरेक्शन में। ठीक, तो देखो भाई दूरी लंबाई तो 10 ही किलोमीटर तय कर रहे हो ना दोनों, लेकिन अगर इस बात को कहोगे आप तो ये अदिश कहलाएगी और इस बात को कहोगे तो ये सदिश कहलाएगी। आया फर्क समझ में? कि एक ही लंबाई को सदिश और अदिश कैसे पढ़ा जा सकता है? असल में इसको फील करिए, ये रटने की चीज नहीं है, आप महसूस करें कि अच्छा क्या होता है सदिश अदिश, तब मजा आएगा। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड तमाम चीजें समझ आ गई। अगर हाँ तो इनकी परिभाषाएं यहाँ दी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लेना। ये सब वही है जो मैंने लिखा है, और कुछ कुछ चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा। आ जाओ यहाँ आ जाओ, ये सब थ्योरी वही है, मैं वादा करता हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं सदिश और अदिश के। भाई पहली चीज थ्योरेटिकल सवाल क्या बनेगा कि बताओ दो रास्तों के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? तो महाराज ये सदिश कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। उसके बाद कौन इनमें से सदिश है कौन इनमें से अदिश है? सॉरी विस्थापन कहलाती है, मैंने पहले वहाँ वेक्टर बोल दिया। कौन सदिश है कौन अदिश है, ये भी सवाल बन सकता है। इनके मात्रक क्या है, ये भी सवाल बन सकता है। अब सीधे अगले मुद्दे पर चलते हैं। आपसे सवाल आ गया, मान लो कि भाई देखो
एक आदमी ए पॉइंट से चलता है और बी तक जाता है, और बी जो है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। फिर वो बी से चलता है और मान लो सी पर आ जाता है, और सी जो है वो 3 किलोमीटर है। ए से बी तक जाने में, फिर यहीं से सी तक आने में, मतलब वो ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है। ये है, मैंने अलग इसलिए दिखा दिया ताकि इस पर समझ क्लियर आ जाए। तो वो पूछेगा कि बताओ इस यात्रा में विस्थापन बताओ और दूरी बताओ। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और ये नोट कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं है तो ये नोट कर लेना। डिस्टेंस बताइए, चाहे बाद में ही नोट करोगे आप, बाद में नोट कर लेना। तो आप जब विस्थापन कैलकुलेट करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार विस्थापन जो है ना वो एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब देखो भाई, अगर तुम आगे चल रहे हो तो +10 ले रहे हो, तो तुम्हें पीछे चलने में ना माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इट सेल्फ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। भाई +10 का मतलब कोई भी समझ जाएगा आगे की तरफ है, और -3 का मतलब कोई भी समझ जाएगा पीछे की तरफ है। तो चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, इसलिए ये आपको जानकारी देता है दिशा की। तो +10 -3 प्लस के 7 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन दूरी, दूरी एक अदिश राशि है, आगे चलने को भी प्लस लो, पीछे चलने को भी प्लस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो दिशा देखनी ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो अगली चीज, और एक लेवल बढ़ाओ। देखो दूरी का मोटा मोटा मतलब ये है तुम कुल कितना चले, और विस्थापन का मतलब ये है कि फाइनल और इनिशियल के बीच में डिफरेंस कितना है। विस्थापन को ये मतलब नहीं है कि तुम दुनिया जहान का चक्कर लगा आए, विस्थापन सिर्फ ये जानना चाहता है कि पहले कहां थे अब कहां हो, इसका अंतर बताइए बस। समझे आप? तो देखो ना, पहले आप यहां थे, अब आप यहां हो, कितनी दूर चले आप। वो तो ये कहेगा कि देख भैया तू पहले यहां था अब यहां है, मेरे लिए तो तू 7 किलोमीटर चला बस, वो भी आगे की डायरेक्शन में, प्लस है तो इसका मतलब आगे की डायरेक्शन में। और थोड़ा सा फील किया आपने कि आखिर हम इनको अलग अलग पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि दोनों की बात अलग अलग है। भाई मान के चलिए कोई आदमी एक आदमी को किराए पे रखता है काम पर, और वो कहता है तेरे को चलने के पैसे दूंगा, और वो कहता है तू टोटल जितना चलेगा मैं तेरे को उस हिसाब से पैसे दूंगा, तो वो 13 किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगा। लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि तेरे को मैं पैसे दूंगा इस हिसाब से कि तू अभी कहाँ है, और जब मैं तुझे 1 घंटे बाद देखूँ तो तू कहाँ होगा। तो उसको ये थोड़ी मतलब है कि वो कहाँ दुनिया जहान का चक्कर लगा के आया है, वो तो सीधा सीधा ये नाप देगा पहले कहाँ था अब कहाँ है, उसके डिफरेंस के हिसाब से पैसे पकड़ा देगा। आइए आपको बात समझ में, सीधा मतलब इनका ये है, आपको ये होना चाहिए कि यार हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं, जब दूरी है तो विस्थापन क्यों पढ़ रहे हैं, विस्थापन है तो दूरी क्यों पढ़ रहे हैं, ये तमाम बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो, ना केवल सवाल बल्कि आपको इनका व्यवहारिक मतलब समझ में आ गया होगा। आगे आइए और एक और सवाल करके बताइए, कोई वस्तु व्यक्ति ए से बी तक जाता है 10 किलोमीटर, फिर बी से सी चला जाता है, इसको भी पार करके, और ये है मान लो 12 किलोमीटर। अब बताओ मुझे कि इस प्रक्रिया में कितना विस्थापन, कितनी दूरी उसने तय की, सभी कैलकुलेट करके बताइए। इस प्रक्रिया में कितना विस्थापन, कितना डिस्प्लेसमेंट और कितनी डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी उन्होंने तय की, बताइए। अरे अजीत बाबू यार, बीमा नहीं पढ़ाएंगे भैया, पढ़ा देंगे महाराज बीमा। अजीत बाबू राशियां तो आने दो, धीरे धीरे चलेंगे महाराज, मैंने कहा तो था आपको साथ के साथ सब पढ़ाते चलेंगे। तो आप कहोगे कि देखो भैया ऐसा है, आगे चलने को तुम +10 ले रहे हो और पीछे चलने को -12, तो माइनस के 2 हो जाएगा। देखो ये चिन्ह का जरूर ध्यान रखो, सब साथी 2 उत्तर कर रहे हैं, किसी ने भी अनीश को, सुमित शुक्ला भाई को छोड़कर, अखिल को छोड़कर किसी ने भी माइनस नहीं किया। चलो अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, अधिकतम चलो अब तो माइनस कर रहे हैं, बट जिन्होंने माइनस नहीं किया ध्यान दो ना यार, सारा खेल ही इसका है, प्लस माइनस का है। अगर तुम +2 कह रहे हो तो तुम ये कह रहे हो कि अपनी स्थिति से वो 2 मीटर आगे है, और अगर तुम -2 कह रहे हो तो ये कह रहे हो अपनी स्थिति से भी 2 मीटर पीछे है। बताओ कौन सा सवाल सही है? तो तुम ये सोच रहे हो यार प्लस और माइनस एक ही बात है, प्लस में उत्तर कर दिया तो आपने बात को ही बदल दिया, उत्तर माइनस वाला ही ठीक है, ठीक है। चलो तो आप कहोगे भैया जी -2, और दूरी का तो मतलब ये है कि 10 + 12, ये हो गई प्लस की 22 किलोमीटर ले रहा हूँ मैं, मीटर ले रहा हूँ, अच्छा किलोमीटर ले रहा हूँ ना, ठीक है चलो किलोमीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए कर रहे हैं। चलिए एक और सवाल का उत्तर करो। एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक गया 10 किलोमीटर, ठीक है, और वापस बी से लेकर यहीं तक आ गया,
जहां से चला था वहीं आ गया, बताइए क्या विस्थापन होगा, क्या दूरी होगा, क्या डिस्टेंस होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? उत्तर करिए। एक काम की बात बताता हूं, हालांकि मैंने आपको बहुत समझाया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी उस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब टॉपिक कुछ और चल रहा है उसका कुछ और डाउट है, उनका कुछ और डाउट है कि विस्थापन जीरो कैसे हो जाता है, जीरो कैसे हो जाता है। अरे भाई, अगर मैंने विस्थापन टॉपिक को खत्म कर दिया होता और आपका ये डाउट ना कवर होता तब आप जरूर मुझसे कह सकते थे, लेकिन अगर ये टॉपिक चला हुआ है तो थोड़ा धैर्य रखें। इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई डाउट है तो हो सकता है अगली 4 लाइनों में मैं उसे दूर कर दूंगा, या वो टॉपिक मेरे में अभी 4 लाइन बाद शामिल हो जाएगा। तो प्लीज़ इतना धैर्य रखिए। अगर आप बीच बीच में चल कुछ और रहा है, पूछ थोड़ा आगे का रहे हैं, तो ना आप आगे के पे ध्यान दे पाएंगे, ना आप फिलहाल इसके पे ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि जब वो चलेगा तो कुछ और डाउट आ जाएगा आपका। इसलिए इस बैच में थोड़े से आपको समझदार बनने की आवश्यकता पड़ेगी, वो बनिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका कहना है कि भैया जी आगे चले तो +10, पीछे चले तो -10, विस्थापन 0 हो गया। लो, आ गया तुम्हारा डाउट का उत्तर। जो साथी जब से क्लास चली है तब से परेशान है कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है, विस्थापन 0 होने का मतलब है कि तुम जहां से चले वहीं लौट आए, घर के बुद्धू वापस आए, तो विस्थापन 0 है। लेकिन अगर मान के चलो तुमसे कोई दूरी पूछे तो तुम कहोगे भैया आगे चलने को भी प्लस, पीछे चलने को भी प्लस, और दूरी हो गई है 20 किलोमीटर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अलग वैरायटी का, कि कोई व्यक्ति ए से लेकर बी तक जाता है और बस वहीं रुककर रह जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना विस्थापन और दूरी वो तय करेगा? बताइए। वो ए से लेकर बी तक जाता है और बताइए किस तरह से विस्थापन और दूरी होगा। सर आप इतना जोर देते हैं, समझ तो आ ही जाता है। चलिए, थैंक यू भाई सुमित। फिर भी बस उनके लिए था जो साथी हमारे, जब कुछ और टॉपिक चल रहा है और आपका ध्यान किसी और चीज़ पर है, तो आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप फिर यहाँ से इनको उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं जो उस टाइम चला हुआ है। पीवाई को कहाँ से देख सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइटों पर पड़े हुए हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी पड़े हुए हैं, और साथ के साथ में कराता हुआ भी चलूँगा। तो आप कहोगे कि देखो भाई यहाँ से यहाँ तक ये गया तो विस्थापन भी +10 है और दूरी भी कैसी है, प्लस की ही 10 है, दोनों ही प्लस प्लस 10 है, एक ही बात है दोनों। चलिए, एक तो ये सवाल हो गया। अब कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा, वो पीछे पीडीएफ में सारे लिखे हुए हैं, बस आप उन्हें वेरीफाई करते हुए चले जाना। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि भैया ऐसा है, जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, ये कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, विस्थापन ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट कहता तो शायद उतना समझ नहीं आता। इन एग्जाम्पल से उठा के देखो, कोई भी चारों में से एग्जाम्पल उठा के दिखा दो जिसमें डिस्टेंस नेगेटिव आई हो। आ कैसे जाएगी डिस्टेंस नेगेटिव यार? स्केलर है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। उठाकर आप कोई भी एग्जाम्पल देखो, दूरी आपको हर एक एग्जाम्पल में पॉजिटिव ही मिलेगी, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये सवाल पूछा जाता है। या वो कह देगा डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे दोस्त, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। एक सवाल तो यहां से बनेगा, एक बार करो थम सब्जी, समझ में आ गया? यार डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो वेक्टर है, सदिश है, तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जहां से चले वहीं आ गए तो 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव 0 होगी नहीं, दूरी तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगला मुद्दा देखिए, अगला मुद्दा क्या है मेरे भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन, ये सारे मैंने लिख दिए हैं पीडीएफ में, निश्चिंत रहना। अगला क्वेश्चन क्या है? सवाल पूछेगा कि बताइए दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, ये कैसा होता है? एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर,
या चौथा ऑप्शन नोटा। नोटा का मतलब होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो मान लो एक बच्चे ने ये रट भी लिया, एक बच्चे ने ये रट भी लिया, तो वो इसमें खेल खेल जाएगा। सवाल एग्जामिनर आपके ऐसे मजे ले लेगा। अगर तुम इसे रट भी गए तो एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि चल भाई इसका बता। अब बताइए क्या होगा, यही सेम ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी जरूरी है। क्या, मैं एक फैक्ट बताता हूं आपको, एक तथ्य बताता हूं, आप बताना इस बात को कि हाँ जी मैं सही कह रहा हूं। फैक्ट क्या है, आप सारे एग्जाम्पल उठाकर देखो, किसी भी एग्जाम्पल में क्या आपको दूरी विस्थापन से छोटी नजर आ रही है? ध्यान से देखो, अब गहराई में चलना शुरू कर दिया है हमने, ऊपर ऊपर वाली चीज खत्म। क्या किसी भी एग्जाम्पल में आपको दूरी विस्थापन से छोटी नजर आ रही है? देखो दूरी यहाँ बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, बस यहाँ बराबर है, छोटी तो नहीं है। तो मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, ये पेपर में सवाल आता है कि दूरी जो है ना वो विस्थापन से बड़ी रहेगी या ज्यादा से ज्यादा घट के बराबर हो सकती है, भाई छोटी तो नहीं होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। या इसका उल्टा ये भी तो कह सकता है कि विस्थापन जो है ना वो दूरी से कभी बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाएगा। दोनों बातें एक ही हैं। ये एक बात समझ गए तो दूसरी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो भाई ये मुझे समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, अच्छा सॉरी इसको ना मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मेरे से ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है गलती से। इस ऑप्शन को ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे। इसका मतलब आप समझते हैं मैथ्स में? नहीं है तो मैं बता दूंगा मैथ्स में इसका मतलब। देखिए अब इस रेशियो को कैसे समझोगे आप ऐसे समझो, आप कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुमने विस्थापन कुछ भी ले लिया, 5 10 15 20, ये ना कहना 5 क्यों लिया 10 ही क्यों लिया, तुम कुछ भी ले लो। मान लो मैंने ले लिया 15, चलो बहुत बढ़िया, विस्थापन ले लिया मैंने 15। अब मैं कह रहा हूं कि दूरी क्या हो सकती है? तुम कहोगे भैया दूरी चाहे जो लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, या तो बड़ी लेना या तो बराबर लेना, छोटी मत लेना। मैंने कहा अच्छा या तो बड़ी लूं या बराबर लूं, तुमने कहा ठीक है। मतलब पहला केस ये हो सकता है कि या तो तुम बराबर लो, या दूसरा केस ये हो सकता है कि तुम बड़ी ले लो, 15 से बड़ा कुछ भी ले लो, 16 17 18 19 कुछ भी, 1000 2000 जो मन करे। इसको सॉल्व करना, आंसर 1 आएगा, इसको सॉल्व करना आंसर 2 आएगा, यानी कि यहाँ कुछ भी लोगे ये 1 से तो बड़ा ही आएगा। तो मेरा मतलब ये है कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है ना ये हमेशा या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। तो ये जो रेशियो है ना ये या तो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये जो सिंबल है ना इसका मतलब है कि ये अनुपात या तो 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 और इस अनुपात में कौन बड़ा होगा, तो ये अनुपात बड़ा होगा 1 से। इसका मतलब ये है, देखो बहुत सारे साथी इसको समझ बैठेंगे, ये सिंबल क्या कह रहा है, इस सिंबल का मतलब समझो, ये कह रहा है कि 1 में और इसमें कौन बड़ा है, तो तुम कहोगे ये अनुपात बड़ा है। अब नीचे वाला सिंबल कह रहा है या तो इसे कंसीडर करो या तो इसे। जब तुम इसे कंसीडर कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि इसमें और इसमें कौन 1 के बराबर है, तुम कहोगे दोनों हो सकते हैं। तो समझ गए, तो 1 का ये होगा बी। अब जस्ट इसका उल्टा करोगे तो भाई 2 का क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। ठीक है, करो फटाफट से थम्स अप कि चलो मुझे ये बात भी समझ में आ गई, ये फैक्ट भी मेरी समझ में बड़े अच्छे से आ गया। ठीक है, चलो बड़ी आसान सी बात है। तो भैया ये तमाम चीज़ें मैंने लिखवा दी हैं कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कैसा है। अब मुझे तुम उत्तर करते चले जाओ, कुछ कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे कि मुझे बताइए, अगर आप एक पूर्ण वृत्त में चक्कर लगाते हैं, चलो मैं इसको अलग ही स्लाइड पर ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सवाल आएगा कि बताइए कोई वस्तु एक कंप्लीट सर्कल में चक्कर लगाती है, एक पूर्ण वृत्त में चक्कर लगाती है, एक वस्तु एक कंप्लीट सर्कल में पूर्ण वृत्त में चक्कर लगाती है, तो बताइए कि इसका विस्थापन और दूरी क्या होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, जबकि भाई इसकी रेडियस क्या है, आर। इसकी रेडियस आर है तो विस्थापन और दूरी।
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। विस्थापन और दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो तुम कहोगे कि देखो भाई, वृत्त में चक्कर लगाने का मतलब, अच्छा वो पूछेगा एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में, तो यहां से यहां तक के चक्कर में मान लो वो यहां से चली और भैया जी यहां आके रुक गई, तो विस्थापन क्या हो गया, 0, जहां से चले वहीं रुक गए। बट दूरी, दूरी का मतलब है एक्चुअली तुमने कितना रास्ता तय किया, तो ये रास्ता तय किया, और ये क्या है, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो ये हो जाती है 2πr। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। अब अगला सवाल क्या पूछेगा वो, फटाफट हम सब करते रहना। ये हो गया पूर्ण चक्कर का। अगला सवाल पूछेगा चलो हाफ सर्कल में बताओ। हाफ सर्कल का मतलब क्या होगा कि मान लो कोई वस्तु यहां से चलती है और यहां तक जाती है, ये हाफ सर्कल है। चलो और अच्छा बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया यहां। अब मुझे बताओ, तुम ए से लेकर बी तक गए, इस रास्ते से गए, तो कितना विस्थापन है। अब विस्थापन तुमसे ये कहेगा कि सुन भैया, मुझे बस ये बता तू अभी कहाँ है और पहले कहाँ था। अगर तुम ये कहो अरे भैया मैं तो ऐसे आया हूं, वो कह रहा है सुन मेरे को ये मत बता तू कहाँ से आया है, मुझे ये बता क्या कोई छोटा रास्ता है। तुमने कहा हाँ यार है तो सही, कैसे भाई छोटा रास्ता, ये भी तो तू ऐसे आ जाता यार। अच्छा ये दूरी क्या है, सॉरी लंबाई, ये लंबाई क्या है, देखो भाई ये सेंटर है, यहां से यहां तक की आर, और भैया जी यहां से यहां तक की भी आर, तो आर प्लस आर कितनी हो गई 2r। तो विस्थापन कहेगा भैया इतना बड़ा काय को आना था यार, सीधा आ जाता। लेकिन दूरी तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। दूरी कहती है, डिस्टेंस कहती है कि कितना चले। तुम कहोगे भैया देखो अगर पूरा चलता तो 2πr होता, बट मैं आधा चला हूं, तो तुम क्या कहोगे 2πr का आधा, और 2πr का आधा मतलब हो जाएगा πr। बोले क्लियर है कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2r है, और दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो कितनी रहेगी 2r, सॉरी πr। ठीक है, वेरी गुड प्रवेश, बहुत बढ़िया। 2r है, πr है, वेरी गुड मनीष, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक ये भी एक आसान सवाल था। चलो अब आपसे पूछेगा कि एक चौथाई सर्कल में बताओ। एक चौथाई सर्कल में, एक चौथाई का मतलब कितना हो जाएगा कि आप यहां से चले, चलो मैं पहले पूरा सर्कल बनाता हूं तब आपको और बेहतर समझ आएगा। ये एक सर्कल है, एक चौथाई का मतलब होगा अगर आप इसको सेंटर मानते हैं तो आप यहां से लेकर और यहां तक जा रहे हैं, ऐसे यहां से शुरू किया आपने और कहां गए आप, यहां तक चले गए। ठीक है, ये ए है और ये क्या है बी, ये भी आर है और ये भी क्या है आर है। ठीक, अब ए से बी तक आप गए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, विस्थापन बोलेगा हाँ भैया आ गए, तुम कहोगे हाँ जी मैं आ गया। विस्थापन बोलेगा कि सुन मेरे भाई कैसे आया, तुम कहोगे ऐसे आया। विस्थापन कहेगा कोई और रास्ता था, तुम कहोगे था, कौन सा था, ये तुम देखो ना, तुम ऐसे गए हो, जा तो तुम ऐसे भी सकते थे। तो विस्थापन कहेगा देख भाई मेरे लिए तो यही माना जाएगा। अब विस्थापन है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इतना तो यार सभी जानते होंगे। अगर आपको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चलो मैं इसको x बोल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से एक समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, दिस साइड का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर हो जाएगा। x निकालना है तो स्क्वायर रूट ले दो, यहाँ अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ r, तो x आ जाएगा आपका अंडर रूट 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अंडर रूट 2r। और मेरे भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे कि भैया दूरी जो हो जाएगी, देखो ये पूरा है 2πr, तुम इसका एक चौथाई चल रहे हो, 2πr का एक चौथाई, 2 से 2 काट दो तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई πr/2। बोलो टक्क से आंसर। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, करिए थम्स अप, हाँ जी क्लियर है। आप इतने चिल कैसे हैं यार देखो मैं बस मन में ना थोड़ा ये मान के चल लेता हूँ कि आप लोग जो है ना बिल्कुल जीरो से सीखने आए हो बस। तो इस चीज़ से कभी मुझे ऐसा नहीं लगता
क्या आप मुझसे कोई अननेसेसरी डाउट पूछ रहे हो? कोई बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक बेसिक बातें भी पूछते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ये तो बहुत बेसिक बात है, इतनी तो आनी ही चाहिए। इसका मतलब अगर तुम यहाँ सिखा रहे होते तो तुम उस बात पे इरिटेट हो जाते। लेकिन अगर मैं नहीं हो रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जो सीखने आ रहा है उसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक आसान सा कंसेप्ट हो गया। किसका हो गया भाई? आपका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि लेंथ को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा सदिश और अदिश की एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा था ना कि सदिश और अदिश को पढ़ने के लिए ना जितनी संभव ट्रिक्स हो सकती हैं या तरीके हो सकते हैं हम सब फॉलो करेंगे। देखिए एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक फॉर किसके लिए? सदिश और अदिश के लिए। देखिए सभी को मूल राशियां याद है? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो 6 मूल राशियां हैं कौन कौन सी, चलो मैं वो बता देता हूं जिसको मैं छोड़कर कह रहा हूं। 6 राशियां ये होती हैं। एक राशि मैंने अलग निकाल ली, लंबाई यानी कि लेंथ, तो बाकी 6 राशियां आप समझ जाएंगे। तो सभी 6 राशियां कैसी होती हैं? अदिश होती हैं, स्केलर होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि मूल राशियां कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं सभी। बाकी 6 मूल राशियां आप समझ गए होंगे कौन सी, किसको छोड़कर? लंबाई को छोड़कर। क्यों? क्योंकि देखो हम कहते हैं कि लंबाई दोनों तरह की राशि है। अब आप बहुत बेहतर इस बात को समझोगे, अगर मैं पहले ही दिन डायरेक्ट ये कहता कि लंबाई सदिश भी है अदिश भी है तो महान कंफ्यूज आप हो जाते, 2-4 बात मेरे लिए उल्टा पुल्टा कहते, कैसा मास्टर है यार, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन आज तुम समझ जाओगे। मैं अगर ये कहूं कि लंबाई भैया सदिश भी है अदिश भी है, क्यों है? क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछता हूं भैया लंबाई कैसी राशि है, तो तुम्हारा प्रश्न ये होना चाहिए कि लंबाई में पूछ क्या रहे हो, दूरी पूछ रहे हो या विस्थापन? क्योंकि लंबाई दो तरह की होती है, लेंथ दो तरह की होती है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो मुझे पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि लंबाई के कौन से रूप की मैं बात कर रहा हूं। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं या मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। क्या आप सभी को मेरी बात समझ आई? अगर मैं कहूं दूरी तो तुम कह देना फिर ये अदिश है यानी कि स्केलर है, और अगर मैं कहता हूं विस्थापन तो ये सदिश है यानी कि वेक्टर है। तो उत्तर क्या होगा कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि लंबाई तो भाई अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। आगे आपको समझ में? भैया आपने ये भी बताया था दूरी तभी 0 होती है जब वस्तु रुकी हुई हो। मुकुल बाबू आऊंगा उस पर, है ना, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया कि भाई जितनी भी मूल राशियां हैं सिवाय लंबाई के सभी अदिश होती हैं, और लंबाई तो भाई दोनों तरह की हो सकती है। फिर आपको अगर पूछना है पर्टिकुलर बताओ तो पर्टिकुलर जब क्वेश्चन पूछो, एक आंसर चाहिए तो एक क्वेश्चन पूछो कि दूरी या विस्थापन। दैट्स क्लियर। मुकुल भाई क्या कह रहे हैं कि देख भाई मुकुल भाई का सवाल है कि भैया आपने ये बताया कि दूरी कभी भी निगेटिव या 0 नहीं हो सकती, ये मुकुल भाई का सवाल है। लेकिन अगर ये सवाल दे दे कि क्या वस्तु रुकी हुई है, एक वस्तु रुकी है, वो स्टॉप्ड है, तो बताओ दूरी कैसी होगी? तो तुम कह दोगे ठीक है यार देखो रुकी हुई है तो वस्तु तो दूरी 0 हो सकती है। अब यहाँ डाउट ये आता है यार, एक तरफ तो तुम कह रहे हो दूरी कभी 0 नहीं होती है और एक तरफ कह रहे हो दूरी 0 होती है। देखो जब मैं कह रहा हूँ ना दूरी 0 नहीं हो सकती तो उसका मतलब है मैं गति में कह रहा हूँ। अब तुम यहाँ कह रहे हो यार वस्तु रुक रही है, क्या वस्तु गति में है? भाई रुकी वस्तु को गति में कैसे कह सकते हो? तो मतलब ये सवाल ही इलॉजिकल है। तुम कहो कि एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, उस पर कर्जा है, बताओ उसके पास कितने रुपए हैं? तुम कहोगे यार क्या बात कर रहा है भाई, अरे जब वो कर्ज में है तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? जब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि वस्तु रुकी है और तुम मुझसे कहो उसने कितनी दूरी तय की, असल में सवाल ही इलॉजिकल है। लेकिन पेपर में पूछ लेता है भैया, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है। नहीं बन रही होगी अपनी बीवी से उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के तुम पे भड़ास निकालेगा। वो पूछेगा कि क्या कभी दूरी 0 नहीं हो सकती है? ऑप्शन देगा
वस्तु चल रही है, वस्तु रुकी है, वस्तु जहां से चलती है वहीं लौट आती है, या नन ऑफ द अबव, तो तुम कहोगे भाई देखो वस्तु रुकी है तो तब जरूर जीरो हो सकती है। ठीक है, तो वो तो खैर अंडरस्टूड सी बात है, मेरे हिसाब से अलग की कोई बात ही नहीं है। जब चला ही नहीं तो फिर मतलब चला ही नहीं तो ये सवाल ही क्यों पढ़ रहे हो तुम, समझ गए आप? बताइए भाई, क्लियर है सभी को? अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो दो राशियां और पढ़ो, और अब आप बहुत आराम से इन्हें समझ जाओगे। एक है चाल यानी कि स्पीड, और एक है आपकी वेग यानी कि वेलोसिटी। दो राशियां और पढ़ो। ठीक, देखो चाल क्या है। मान के चलो एक व्यक्ति हर एक सेकंड में 6-6 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है, तुम ये बताओ भैया जी ये व्यक्ति ना 1 मीटर और 1 सेकंड में ना 6 मीटर की दूरी तय करता है, या तो ऐसे बताओ, या तुम कहो यार मैं इतनी बड़ी बड़ी अगर बातें बताऊंगा, फिजिक्स में तो बहुत कुछ पढ़ना है यार, कैसे बात बनेगी। तो तुम्हारे ही जैसे किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि चलो मैं इसके लिए एक नई राशि खोज देता हूं। देखो तुम इंग्लिश पढ़ो चाहे हिंदी, हर एक विषय की कोशिश होती है कि शब्दों को छोटे से छोटा लिखा जाए। जो लोग यूपीएससी में ऐसे लिखते हैं ना, उनसे कमीशन क्या डिजायर करता है कि वो अपनी भावनाओं को कम से कम शब्दों में बता दें। तो इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, इसीलिए तुम हिंदी में सर्वनाम पढ़ते हो, इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ते हो, ताकि शब्दों की रिपीटेशन घटे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी शब्दों की रिपीटेशन ना होकर मैं छोटी छोटी बात कह दूँ। तो वो क्या कह देगा कि भाई जो इसकी चाल है ना, इसलिए हमने एक नई राशि खोज दी चाल, और मैंने कहा चाल का मतलब क्या है, अच्छा ये मीटर होगी, कि कितनी दूरी 6 मीटर, कितने समय में 1 सेकंड में, तो हम कह देते हैं इसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड है। मतलब अगर कोई आपसे ये कहे भैया चाल 6 मीटर पर सेकंड है, तो अंडरस्टूड है कि ये वस्तु 1 सेकंड में 6 मीटर की दूरी चल रही होगी। यार शायद आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, दो चार को छोड़ के, जिसे चाल भी ना आती हो, लेकिन शायद दो चार ही ऐसे होंगे जिन्हें ये बात पता होगी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इन्हें। तो इतनी बड़ी बड़ी जब दो राशियां आपस में मिलने लगती हैं तो उनको बताना थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक नई राशि बना लेते हैं। तो अगर कोई कहे भैया कितनी चाल है, 10 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में समझ जाओगे, सेकंड में समझ जाओगे कि 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही होगी, खत्म बात। तो चाल का मतलब क्या है? चाल का मतलब है बड़ी सिंपल सी बात कि भैया कितनी दूरी चली, कितनी डिस्टेंस चली, और बताओ कितने समय में चली, कितने टाइम में चली। अब डेफिनेशन इन सब की लिखी हुई है। डेफिनेशन बनाने का तरीका, पहला तरीका, तरीके सीखो, रटो मत। जब भी किसी राशि के नीचे समय का भाग लग जाए, जब भी किसी राशि के नीचे समय का भाग लग जाए, तो तुम कह देना ये उस राशि की दर है। जैसे हिंदी में क्या कहोगे कि दूरी की दर को चाल कहते हैं। इंग्लिश वालों, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड, पहला तरीका। दूसरा तरीका, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ये सब लिखा हुआ है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। आ गई होगी बात समझ में? तो दोनों में से कोई भी परिभाषा बना दो। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। क्या यहां से आपको दिशा का पता लग रहा है? नहीं यार। क्या इस बात की कोई जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है यार? अगर मान लो तुम्हें नानी के यहाँ जाना है और हरीश भैया तुम्हारी नानी का घर है पूर्व दिशा में, तो क्या गाड़ी उठा के पश्चिम दिशा में चल दोगे? माता जी ऐसा डंडा उधेड़ेंगी ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई पीछे गाड़ी चलाने की, हमें बहका रहा है। तो भैया आपको कई बार दिशा बतानी भी होती है, कई बार नहीं। लेकिन हरीश बाबू तुम दोस्तों के साथ जा रहे हो, मान लो खाम कहाँ घूमने कहीं भी, तो क्या घूमने चलने से पहले दिशा देखोगे क्या? अरे घूमना है तो कहीं भी घूम लो भाई, वहां दिशा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाई कई बार दिशा की जरूरत है ना? तो अगर मुझे ये कहना है कि भैया 10 मीटर ईस्ट में चलो, तो अब मैं इसे ही दूरी ना कहकर विस्थापन कह दूंगा, इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट कह दूंगा। ठीक है, तो जब मैं दिशा की भी बात कर रहा होता हूं तो बस मैं किससे भाग कर देता हूं? विस्थापन से समय का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से टाइम का डिवाइड कर देता हूं, और ये क्या बन जाता है? वेग यानी वेलोसिटी। बात दोनों एक ही है। अगर देखो तुम ये कहो 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रहे हो तो वेग कह रहे हो,
और 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो इसे चाल कह रहे हो, खत्म बात। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि भैया कौन सदिश है कौन अदिश है। देखो, अब यहां पर हम सदिश अदिश पहचानने की प्लस माइनस वाली टेक्निक लगाएंगे। मुझे बताओ दूरी कैसी राशि है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस तो अदिश है, अदिश का मतलब प्लस लोगे। समय, भाई समय तो मूल राशियों में आती है, उसे प्लस लोगे, तो प्लस में प्लस का भाग करोगे प्लस आ जाएगी। और प्लस का मतलब कैसी राशि हो गई, अदिश हो गई, स्केलर हो गई। तो कुछ ही राशियों को सीखकर आप सभी राशियां बनानी सीख सकते हो। दो चार राशियों को सीखकर आप सीख सकते हो। आगे, चाल की वास्तविक परिभाषा क्या है। प्रदीप भाई वास्तविक से क्या पूछना चाह रहे हो आप। मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई कि या तो आप ऐसे कहिए कि दूरी की दर को चाल कहते हैं, या आप ये कहिए एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब वास्तविक से क्या मतलब है आपका, मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से वास्तविक की परिभाषा क्या है, और जो मैंने बताया है आपके हिसाब से ये क्या है, पहले ये बताओ। चलिए भैया इसके लिए बताओ। देखो, विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशियों को माइनस लेते हैं, और समय एक अदिश राशि है, इसको प्लस लेंगे। माइनस में प्लस का भाग करोगे माइनस आ जाएगा, माइनस का मतलब एक सदिश राशि यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, मात्रक क्या होगा, बहुत आसान है बनाना। दूरी को किस में मापोगे, मीटर में। समय को किस में मापोगे, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, इसे ऐसे बोला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपके मजे लेने के लिए सेकंड को ऊपर लिख देगा, तो यहाँ -1 लगा देना। भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन को मीटर में मापोगे, चाहे विस्थापन हो दूरी हो, मापा तो मीटर में ही जाएगा ना। तो मीटर, और समय का मात्रक सेकंड है, और ये हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1। बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, अब आ जाओ विमा पे, डायमेंशन पे। तो डायमेंशन के लिए भाई साहब सबको वो क्लास याद होनी चाहिए जब मैंने कहा था कि आपको हर एक मात्रक का संकेत और विमा पता होने चाहिए कि किसके लिए क्या लिख रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो उस क्लास को देख लेना। कोई भी ये तो कहना ही मत कि विमा दोबारा समझा दो, क्योंकि इसमें समझने को कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद करना है, और ये कहाँ से याद होगा, पहली या दूसरी या तीसरी क्लास की मैंने एक लिस्ट बताई थी आपको, ध्यान से आप देख लेना। आपको याद हो तो थम्स अप करो। मैंने कहा था विमा के नाम पे जब भी मात्रक में मीटर हो तो विमा में एल लिख देना, और जब भी सेकंड हो तो टी लिख देना। इसको ऐसे का ऐसा लगा देना। हालांकि हम इसको बड़े ब्रैकेट में ही बंद करते हैं 11वीं कक्षा में, नहीं तो ये गलत हो जाती है, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भाई आपको कौन सा लिखना है, तो मैं कभी भूल भी जाऊँ ना तो ये मतलब फड़ा करना भैया ब्रैकेट में ना लगाई, गलत कर दी, वो चलेगा इतना, है ना। इसकी भी क्या होगी डायमेंशन, यहाँ भी एल लिखोगे, यहाँ टी लिखोगे, -1 कर दोगे, बस कहानी खत्म। ठीक है, फटाफट से बताइए कि हाँ जी ये बात आपकी मुझे समझ में आ गई है। अगर हाँ तो देखिए, अब फिर से आपसे एक सवाल पूछेगा, और फिर से वही सवाल आने शुरू हो जाएंगे कि बताओ इसमें कौन पॉजिटिव हो सकता है, कौन नेगेटिव, कौन जीरो। देखो, चाल बन रही है दूरी से, तो जो गुण दूरी के होते हैं वही चाल के होते हैं। तो चाल आपकी केवल पॉजिटिव होती है ऑलवेज, ना तो ये नेगेटिव हो सकती और ना ये जीरो हो सकती। लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है, वेग है, भैया जी वेग किससे बन रहा है, वेग बन रहा है विस्थापन से। तो मेरे भाई ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन एज इट इज सवाल पूछ ले कि बताओ, ये सब लिखा हुआ है, आप निश्चिंत रहना कि चाल और वेग का रेशियो क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है। तो आप कहोगे चाल बन रही है दूरी से, और दूरी हमेशा बड़ी होती है, तो चाल हमेशा बड़ी होती है वेग से, ठीक है। स्पीड हमेशा बड़ी होती है वेलोसिटी से, या बराबर हो सकती है। तो बस ये या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है एक से, कभी भी छोटा तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ इतना याद रखो कि चाल बन रही है दूरी से, वेग बन रहा है विस्थापन से, स्पीड बन रही है डिस्टेंस से, वेलोसिटी बन रही है डिस्प्लेसमेंट से। तो जो चाल और जो दूरी और विस्थापन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के गुण हैं, वही इसके गुण हैं। बस बात खत्म। करो एक बार थम्स अप फटाफट से कि हाँ भैया अभी यहाँ तक मुझे ये बात समझ में आ गई है। चाल क्या होती है, चाल का मात्रक क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक कैसे हो सकती है, वेग क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका संख्यात्मक मान किसके बराबर होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या इनके बीच का रिलेशन होता है। यहाँ तक हमने अच्छे से कवर कर लिया है।
अभी हम कल आगे और इसी मुद्दे को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम चाल या वेग के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। इंग्लिश ए लिखा करो सर। बताओ कहाँ, एक लाइन बताओ जहां इंग्लिश ना लिखी हो, बताओ एक शब्द बताओ जहां इंग्लिश ना लिखी हो। हिंदी और इंग्लिश। मेरी क्लास में शायद ये शिकायत आपको कभी ना मिले कि क्लास बाइलिंगुअल नहीं है, एक एक शब्द हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो शिवान शुक्ला, तुमने भैया जी आज पूरी क्लास में बस यही कमेंट किया है कि सर जी हम करवा चौथ के चांद फिजिक्स में देख रहे हैं आपके साथ। मेरे भाई चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपने पूरी क्लास में यही कमेंट किया है, इसका मतलब आपका ध्यान सिर्फ कमेंट पर था और आपका ध्यान सिर्फ इस पर था। देखो आपको मैंने थोड़ा सा क्लास के बाद में, बीच में नहीं, बाद में, बीच में तो पूरा कंटेंट पे फोकस होता है, बाद में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें मैं कहता हुआ आपको नज़र आऊँगा, तो आपको लग सकता है कि यार आप ऐसे कमेंट लेते ही क्यों हो। भाई लेने इसलिए पड़ते हैं मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि जो मेहनती बच्चे होते हैं ना, जो कंटेंट ध्यान से पढ़ रहे हैं, उनके लिए सब चीज़ें डिस्टर्बेंस है, इसलिए मैं बीच में नहीं लेता हूँ, इनको मैं बाद में ही लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं आपको राह पर लाने के लिए। सर थोड़ा फास्ट कराना, भाई मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता दीप कि आज की क्लास में हमने कोई कसर छोड़ी है, बहुत सारा कंटेंट आज हमने पढ़ लिया, अगर आप ध्यान से उठकर देखें तो। ठीक है, बाकी भाई मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ, AW और TPO में आपको सीरियसनेस के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सभी को जो भी वाकई में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। देखो अगर भाई आपने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिया है कि चलो ठीक है बस 12th एलिजिबिलिटी है मेरी, तो मैंने 12वीं PCM से की थी, उम्र भी मेरी इस कैटेगरी में आ रही है, तो मैं सच बताऊं बहुत मुश्किल है AW और TPO, इसलिए आपको थोड़ा सा तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।